हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2017 में भर्ती शुरू हुई थी और अभी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं। 8 दिसंबर से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, 8 दिसंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। ये तो बार बार का है, वाटर कैरियर का कब आएगा? देखिए, सबके आ जाएंगे। 8 दिसंबर तक सबका हो जाएगा। आपका एक लिस्ट वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, आप मैन लिस्ट में हैं, तो आपको हमने जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे तभी आपको बता दिया था कि आप मैन लिस्ट में हैं, आप मेडिकल फिट हो गए, आपकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है। आप एक्सटेंडेड लिस्ट में यदि हैं तो आपका सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हुआ था। उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप 100% आपकी ज्वाइनिंग है, आपके लेटर्स आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? 30 नवंबर से पहले पहले आपके लेटर्स घर पे रिसीव हो जाएंगे, आपके हाथ में आ जाएगा। अपने पोस्ट ऑफिस में संपर्क रखिए। अब जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसकी कुछ शर्तें क्या हैं, तो देखिए, पार्ट 1 जो है हमने वीडियो बनाया, अभी ये पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखना है। प्रारंभ में 2 वर्षों की अवधि के लिए आप परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षाधीन सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं वो 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन ही रहेंगे, और परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि नियोक्ता की राय में आप सिपाही बार्बर के तौर पर बल का एक कुशल सदस्य होने की संभावना नहीं रखते हैं, यानी आपके जो कामकाज की समीक्षा की जाएगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, और वो उनकी नज़र में आपका कामकाज सही है, आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्त होने के योग्य हैं, आपका काम ठीक है, तो आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, वरना आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। ये बल के पास में अधिकार है, और ये आईटीबीपी के पास ही नहीं, ये पूरा भारत सरकार के किसी भी पद पर आप जाते हैं, आप नियुक्त होते हैं, तो वहाँ पर 2 वर्ष के लिए आपका परिवीक्षाधीन ही रहेगा। इनिशियली यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स सभी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नियमानुसार मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा आप निशुल्क आवास, निशुल्क वर्दी एवं समय समय पर स्वीकृत राशन भत्ते के हकदार होंगे। अब निशुल्क आवास, निशुल्क वर्दी और समय समय पर स्वीकृत राशन भत्ते के हकदार होंगे। जो भी नियमानुसार सभी कर्मचारियों को मिलता है वो आपको भी मिलेगा। निशुल्क आवास, जब आप अभी जाएंगे ट्रेनिंग में तभी से आपका निशुल्क आवास शुरू हो जाएगा। कुछ हमारे साथी जो हैं उनको ये डाउट है कि मैं क्या फैमिली रख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, फैमिली जो है वो ट्रेनिंग के दौरान किसी को भी फैमिली की अनुमति नहीं होती है। ट्रेनिंग में तो आपको अपने साथियों के साथ ही शेयरिंग एकोमोडेशन में आपको रहना होता है। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट जिसके पिता खुद वहीं पोस्टेड हैं, आईटीबीपी भानु में ही पोस्टेड हैं, और वो भी यदि आईटीबीपी भानु में ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर से आकर अपने सरकारी क्वार्टर से, अपने पिता का जो सरकारी क्वार्टर अलॉट है वहाँ से आकर ट्रेनिंग कर लेंगे, या उनके कैंप के जस्ट बाहर ही उनका घर है, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फोर्स का बैकबोन क्या है? किसी भी बल का आधार है अनुशासन। आपको फोर्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने होंगे, आपको जो नियम कानून सबके लिए है वो आपको फॉलो करना होगा। यह पद अस्थाई है। देखिए, इसको देखने के बाद में कुछ हमारे साथी जो हैं उनके हाथ पैर फूल गए। यह पद अस्थाई है। अस्थाई क्यों लिखा है? सभी पद अस्थाई हैं, क्योंकि ऊपर जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि आप 2 वर्ष के परिवीक्षाधीन, 2 वर्ष का प्रोबेशन रहेगा आपका। सभी पद अस्थायी होते हैं, लेकिन परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्थायी किए जाने की संभावना है। संभावना नहीं है, कर दिया जाएगा, टेंशन मत करो इसकी। किसी मामले में यदि अस्थायी पद को समाप्त किया जाता है तो बिना कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। देखिए, इसके आधार पर किसी की सेवाएं समाप्त करते हुए हमने नहीं देखा है, लेकिन जो परिवीक्षाधीन वाला जो है प्रोबेशन पीरियड आप सफलतापूर्वक पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत उत्साह है वर्दी पहनने का, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसा होता है कि वहाँ जाते ही वो उत्साह हो जाता है ठंडा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, या मन नहीं लगता वहाँ पर कि मैं तो यहाँ गलत आ गया, मुझे तो दिल्ली पुलिस में जाना चाहिए था, मुझे तो सीपीओ सब इंस्पेक्टर में जाना चाहिए था, मैंने तो, मेरी क्वालिफ़िकेशंस तो बहुत हायर स्टडीज़ मैंने किया है, और उसका तो यहाँ पर मैं घास काटने के लिए भर्ती हुआ हूँ। क्या घास तो देखिए, फौज में अफसर जो भर्ती होते हैं उनको भी वर्किंग करनी पड़ती है,
तो वो अनुशासन मेंटेन करने के लिए वो सब काम करवाए जाते हैं। अब वहाँ पर कामकाज की समीक्षा की जाती है और उसमें यदि कैंडिडेट जो है वो उसका कामकाज संतोषजनक नहीं है तो सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। और सेवाएं समाप्त की जा सकती नहीं, हमने होते हुए देखा है। इसलिए आपको पहले से ही पूरा नॉलेज ले लेना है कि क्या फोर्स है, कैसा फोर्स है, क्या काम होगा, ये सब आपको तय कर लेना है और उसके बाद ज्वाइन करना है। नियुक्ति पत्र आप स्वीकार करते हैं तो, यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या करना है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यदि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन बनाकर भेज दीजिए कि मैं पहले से ही ऑलरेडी दूसरी फोर्स में सेलेक्ट हो चुका हूँ, CISF में सेलेक्ट हो चुका हूँ, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो चुका हूँ, SSC GD में सेलेक्ट हो चुका हूँ। SSC GD वाले तो पहले ही ज्वाइन कर गए थे, लेकिन मैं CPO सब इंस्पेक्टर या मैं दिल्ली पुलिस, अभी फाइनल रिजल्ट देखिए जब तक नहीं आता है तब तक आपको इंतज़ार करना है। और हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपको जो मिल रहा है वो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें कि यदि 10 वर्ष की सेवा काल के दौरान आप कहीं और नौकरी स्वीकार करने जिसके लिए कैडर अनापत्ति दी जा चुकी हो के अलावा किसी अन्य कारण से सेवा से त्यागपत्र देते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 10 वर्ष तक आप छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आप छोड़ते हैं, त्यागपत्र देते हैं, तो आपको या तो टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको देना होगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या है कि आप अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में ज्वाइन कर रहे हैं और सपोज कीजिए कि आप CPO सब इंस्पेक्टर में आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। अभी तक आप ज्वाइन करने से पहले, यानी कि 8 दिसंबर आपका डेट है ज्वाइन करने का, उससे पहले यदि आप कोई भी फॉर्म आपने आवेदन किया है, आप CPO सब इंस्पेक्टर का आप फाइनल, आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उसका ITBP को पता नहीं है। लेकिन 8 दिसंबर के बाद आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप कैडर अनापत्ति आपको लेना होगा, कि NOC आपको लेनी होगी अपना कमांडिंग अफसर से कि मैं ये फॉर्म अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, तो मुझे अब अनापत्ति आपको मिल चुका है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिया जा चुका है और उसके बाद आप भारत सरकार का दूसरा पद स्वीकार कर रहे हैं। कांस्टेबल लेवल के लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। कांस्टेबल से ऊपर जितना भी है, यानी जो वेतनमान आपका है उससे ऊपर के वेतनमान में आपको अनापत्ति मिल जाएगा। उसका हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे और पहले से हम बना रखे हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के। अब त्यागपत्र यदि आप देते हैं बिना टेक्निकल रेजिग्नेशन, जिसको कहते हैं कि NOC के बिना आप त्यागपत्र देते हैं, तो आपको त्यागपत्र इस शर्त पर केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप प्रशिक्षण का खर्च अथवा अपने द्वारा आहरित अंतिम वेतन एवं भत्तों के आधार पर अथवा 3 माह की सेवा पूरी न होने की दशा में जिस माह आप त्यागपत्र देते हैं उस माह के वेतन एवं भत्तों के आधार पर 3 महीने के वेतन एवं भत्ते या प्रशिक्षण के खर्च में जो भी राशि अधिक हो सरकार को लौटा देंगे। अब ये जो इतना लिखा हुआ है उसका देखिए आपको एक साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ कि 10 साल से पहले आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। आपको रिज़ाइन करने के लिए NOC लेनी होगी। NOC आपको कब मिलेगी? जब आप कांस्टेबल से ऊपर के किसी पोस्ट के लिए भारत सरकार का पोस्ट स्वीकार कर रहे हैं और आपने अपने डिपार्टमेंट को सूचना दी है। 8 दिसंबर को आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद यदि आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको सूचना देना है। फॉर्म भरने से पहले ही सूचना देनी होगी। 8 दिसंबर तक आपने जो भी फॉर्म फिल कर रखे हैं उनकी सूचना जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उस समय एक सिंपल एप्लीकेशन लिखकर आप दे सकते हैं कि मैंने CISF हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया हुआ है, या मैं दिल्ली पुलिस, एक्चुअली कांस्टेबल बराबर रैंक में है लेकिन CPO सब इंस्पेक्टर का यदि आपका है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। आपने SSC CGL का आपने दिया हुआ है तो CGL का आप डिटेल दे सकते हैं, उसका डिटेल आप दे सकते हैं। तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि BSF ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी, उसमें हमारे 20+ कैंडिडेट्स हमारे जो थे, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे उन्होंने, और वो कैंडिडेट्स जो थे वो ऐसे 20+ कैंडिडेट्स ऐसे थे वो कि वो बाद में SSC में भी फाइनल सेलेक्ट हो गया। और उसमें से जो जब ज्वाइन किया था तब हमने उनको कहा था कि आप SSC का डिटेल जो है वो ज्वाइनिंग के टाइम पर आप अपने डिपार्टमेंट को दे दीजिए, SSC कांस्टेबल GD एग्ज़ाम का। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन उनका मान्य हो गया और वो सब लोग GD में शिफ्ट हो गए।
और उनका जो सर्विस बेनिफिट है वो भी उस दिन से काउंट हो गया जिस दिन उन्होंने ट्रेड्समैन में ज्वाइन किया था। अब वे उसके बिना यदि आप त्यागपत्र देते हैं तो त्यागपत्र देने की स्थिति में क्या होगा कि 3 महीने का वेतन। अब आपका वेतन कितना होगा 1 महीने का? 1 महीने का वेतन आपका लगभग 35,000 रुपया हो जाएगा। 34,000 प्लस होगा, तो अभी डीए कुछ शायद बढ़ गया है, उसके हिसाब से एसएससी कांस्टेबल जीडी के साथ यदि हम तुलना करते हैं तो सेम वेतन आपको मिलेगा। अब वो 35,000, अब आपको मैं सीधा सीधा मोटा कैलकुलेशन बता दूं कि आप वहाँ जाने के 5 दिन बाद ही आप कहते हैं साहब मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, तो आपको फोर्स जो है वो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ पर आपको ये नियम लगा सकती है कि आप 3 महीने का वेतन भत्ता जो है वो जमा करवाइए, उसके बाद मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जो जाते हैं उनसे फोर्स टू फोर्स वेरी करता है। एसएससी जीडी में कुछ कैंडिडेट्स छोड़ कर गए थे 15 दिन तक भी, तो उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा लिया गया कि मैं घर जाना चाहता हूँ और मैं वापस नहीं लौटना चाहता, तो उनको भेज दिया गया। क्योंकि लेकिन जो 1 महीना 1.5 महीना बाद जिन्होंने त्यागपत्र दिया था उनको 3 महीने का पैसा उनको पे करना पड़ा था, 3 महीने का वेतन या ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी अधिक हो। तो 3 महीने तक क्या होता है कि जनरली वो 3 महीने का वेतन ही अधिक होता है, और जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कितनी होगी वो वहाँ पर आपके जो खजांची बाबू साहब होंगे वो कैलकुलेट करके बताएंगे, लेकिन उसकी नौबत ना पड़े। आप ज्वाइन करते हैं तो आप सम्मानजनक तरीके से आप तरक्की करते हुए दूसरी फोर्स में जाएं, दूसरे पोस्ट के लिए जाएं, या अपनी ही फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, हेड कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए, उसके लिए आप तरक्की करें, वो सोचना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 10 वर्ष की सेवा करने के लिए वचन पत्र देना होगा। सबमिटिंग बॉन्ड टू सर्व आईटीबीपीएफ फॉर 10 ईयर्स। वो बॉन्ड क्या होगा, कहाँ से बनवाना होगा, आपको नहीं बनवाना, वो वहाँ पर स्टाफ है उसके लिए प्रॉपर, वो आपको बनवा लेंगे। अब नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आपको इस संस्थान में रिपोर्ट करने पर निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से एवं प्रत्येक की छाया प्रति जो कि स्वयं के सत्यापित की हुई हो प्रस्तुत करनी हो। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए उसके लिए पार्ट 3 जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है तो इंतज़ार कीजिए, अपने डाकिए के संपर्क में रहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखें पार्ट 3, ताकि डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकें। और जैसे ही आपको लेटर मिलता है, सब कुछ तैयार है, नेक्स्ट डे रिपोर्ट कर दीजिए कि मैं आ गया हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं वर्दी पहनने के लिए बहुत बेताब हूँ। मैं जय हिंद।